गाइज एमसीसी ने नीट यूजी की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी है। 5 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया था और एमसीसी ये चाहता है, इवन हम भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपसे ऐसी कोई भी गलती ना हो कि जो भी सीट आपके हाथ में आने वाली थी वो आपको ना मिले। तो इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को शॉर्ट में समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे, सेकेंड नंबर पेज में आपको दिखेगा इंडेक्स। इंडेक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस भी टॉपिक को आप देखना चाहते हैं वहां पर आप देख सकते हैं। उस इंडेक्स के थ्रू आप उस पेज पर जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि नीट एमसीसी जो है वो नीट में किसकी किसकी काउंसलिंग करवाता है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की 15% काउंसलिंग हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% काउंसलिंग हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एएमयू, बीएचयू, ईएसआईसी, एएफएमसी, इसकी 100% काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाता है। बाकी के एम्स हो गए, जितने भी एम्स हैं इंडिया में, साथ ही जिपमर हो गए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बीएससी नर्सिंग हो गए, इसकी भी 100% काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में जैसे ही आप 6 नंबर पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग राउंड वाइज होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद आपकी स्ट्रे वैकेंसी वगैरह होती है। राउंड 1 में जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, उस कॉलेज को अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपके पास फ्री एग्जिट होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन राउंड 2 से आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है, उस अलॉटेड कॉलेज को आपको लेना पड़ेगा, या तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप अलॉटेड कॉलेज को नहीं लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है, आपने जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हैं वो आपकी फोरफीट कर ली जाएगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 9 में आइएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप जितने भी काउंसलिंग के टाइम में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे तो ये एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपने नीट यूजी की रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था। तो इसमें कोई भी मिसमैच या फिर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसकी बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 10 में आपको नीट यूजी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है ये समझना ज़रूरी है, तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में है चेंजेस। इस बार एमसीसी की काउंसलिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, पहला है फ्रीज और दूसरा है फ्लोट। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रीज मतलब होता है कि आपने फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज का मतलब है कि आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, मतलब कि आपको जो भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड है, तो आपको फ्रीज का ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ्लोट, मगर मतलब कि आप फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन चुनना है फ्लोट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट दिया गया है स्टेप वाइज जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग की, वो तो इसे भी समझते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल्स है, जो भी वहाँ मांगी जाएगी उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो 1000 होगी, कैटेगरी के लिए 500। सिक्योरिटी डिपॉजिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगी 10,000 और कैटेगरी के लिए 5000। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी 5000 और यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2 लाख देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी की फी अलग नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका चॉइस फिलिंग। जो भी आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है, आपको प्रेफरेंस वाइज जो भी आप कॉलेज सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद फिर आपकी आएगी सीट अलॉटमेंट। अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं किया गया है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है फर्स्ट राउंड में तो इसके बाद आपके पास आएगी 2 ऑप्शन, पहला है फ्रीज, दूसरा है फ्लोट। फ्रीज मतलब कि आप कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, जो भी आपको सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फ्रीज ऑप्शन चुनते हैं वो स्टूडेंट्स को क्या होगा, जिस भी अलॉटेड कॉलेज में जो भी सीट अलॉट हुई है आपको फिजिकली वहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा जैसे पहले होता था। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उस अलॉटेड कॉलेज में जाना है और अपने जो भी रिपोर्टिंग की जो भी प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग की, वहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड है फ्लोट। अगर कोई
अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो फ्लोट आप ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपकी ऑनलाइन होगी, मतलब कि जिस भी अलॉटेड कॉलेज में आपको सीट मिला है वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जाना पड़ता था। अब यहाँ पर फ्लोट में अपग्रेडेशन में क्या है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एमसीसी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका अपलोडिंग ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये फ्रीज और फ्लोट दोनों के लिए कि आपको वन टाइम जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके क्लियर स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। नेक्स्ट फ्रीज और फ्लोट के लिए अलग अलग आपके लिए दिए गए हैं, मतलब कि फ्रीज आपको फिजिकली ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तो आपके जितने भी प्रोसेस है वो आपकी फिजिकली ही होगी, मतलब आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करना पड़ेगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली ही वेरिफिकेशन होगा, आपको एडमिशन फ़ी भी फिजिकली अपीयर होके ही वहाँ पर पे करना है, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली वेरीफाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, मतलब कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड प्रूफ होते हैं तो आपकी वहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वहाँ पर डायरेक्टली आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप वापस से जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ। फ्लोट में यहाँ पर अच्छी बात हुई है कि आपको ऑफलाइन वेरीफाई वहाँ पे नहीं करवाना है, ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करना है, आपकी जो भी प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी, मतलब आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट के जो नोडल ऑफिसर्स है वो ऑनलाइन ही वेरीफाई करेंगे। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, मतलब कि ब्लर्ड कॉपी है या फिर कोई सर्टिफिकेट इनकरेक्ट है या फिर मिसमैच है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो जो भी नोडल ऑफिसर होंगे वो क्वेरी रेज करेंगे आपके लिए, और आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम मिल जाएगा, मतलब उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको उस डॉक्यूमेंट को ठीक करके वापस से अपलोड करना है, तो फिर आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने उस स्टिपुलेटेड टाइम में उस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया, आप एक दिन से भी मिस हो जाते तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये दिया हुआ है 5th नंबर पे कि आफ्टर थर्ड राउंड, मतलब थर्ड राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट होता है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही है, मतलब उस अलॉटेड सीट में आपको एडमिशन लेना ही है। वहाँ से आपको कोई भी अपग्रेडेशन मतलब कि फ्लोट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अगर आपको वो सीट अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही आपने जो भी एडमिशन फ़ी दिया होगा वो भी आपकी चली जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट की क्वेरी आती है, क्या हम ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आप दोनों में से किसी एक ही जगह पर अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो जो भी आपको अपग्रेडेड सीट मिलेगी वहां पर आपको एडमिशन लेना ही लेना है। तो आप स्टेट कोटा, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों की तरफ से जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह पर आपको सीट लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसीलिए आप स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में अपग्रेडेशन के लिए एक साथ नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिग्नेशन यानी कि सीट विड्रॉल। जो भी कैंडिडेट अपनी सीट से रिजाइन करना चाहते हैं फ्रीज और फ्लोट के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। फ्रीज कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फिजिकली अपीयर होकर वहाँ पे रिपोर्ट किया है, तो आपको रेजिग्नेशन के लिए फिजिकली ही अपीयर होना पड़ेगा, ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं। अगर फ्लोट ऑप्शन वाले कैंडिडेट है आप तो, और अगर आप अपनी सीट से रिजाइन करना चाहते हैं तो आप एमसीसी पोर्टल के थ्रू रिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात फ्लोट ऑप्शन में दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात किया गया है कि राउंड 3 के बाद आपको रेजिग्नेशन या फिर सीट रिजाइन करने की ऑप्शन नहीं दी जाएगी, राउंड 3 से ही। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है ये आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया गया है, जैसे आपको बताया गया है कि राउंड 1 और राउंड 2 में क्या होगा। ऑल इंडिया कोटा में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपको एमसीसी के थ्रू सीट अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है फ्रीज, दूसरा है फ्लोट। फ्रीज मतलब कि आपको फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा उस कॉलेज में, जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन प्रोसेस फिजिकली कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्लोट क्या है, अपग्रेडेशन के लिए तो आपको फिजिकली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पर आप साथ में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट मिलती है, राउंड 2 में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफीट कर ली जाएगी। नेक्स्ट आपको राउंड 3 की फ्लो चार्ट समझाई गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाएगा। अब वेदर इट इज़ फ्रेश अलॉटमेंट या फिर आप राउंड 1 या फिर राउंड 2 की सीट को रिटेन कर रहे हो या फिर आप फ्लोट के थ्रू आए हो, आपको यहाँ पर सीट लेनी है और फिजिकली आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्ट करना ही होगा। आपको फ्लोट मतलब ऑनलाइन ऑप्शन कोई भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे
तो यहाँ पर अपग्रेडेशन और रिटेन के बारे में इस चार्ट में समझाया गया है। उसके बाद एनआरआई कैंडिडेट, चैप्टर 3 में आपको एनआरआई कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या है, कैटेगरी वाइज पार्ट दिया गया है। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट आते हैं जो भी एनआरआई खुद हो या फिर उसके पेरेंट्स हो या फिर उनके रियल ब्रदर या फिर सिस्टर आपके एनआरआई हो। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके 10th-12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है आपका नीट यूजी का स्कोर कार्ड, आपकी वैलिड पासपोर्ट, नेक्स्ट है आपका एनआरआई सर्टिफिकेट जो भी इशूड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। फिर आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा जो कि नोटराइज्ड होगा, या जो भी आपको एनआरआई पेरेंट्स या फिर रियल ब्रदर सिस्टर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फिर आपका उनका रिलेशनशिप क्या है इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट आते हैं जो इंडियन टू एनआरआई मतलब इंडियन से एनआरआई बन रहे हैं। उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, सेम बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, आपकी वैलिड पासपोर्ट, और जो भी आपके लीगल गार्डियन बनेंगे उसकी वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगी, एनआरआई सर्टिफिकेट, जो भी गार्डियन है जो आपको इशूड कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट लगेगी, और यहाँ पर भी आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। कैटेगरी 3 में आते हैं ओसीआई कैंडिडेट्स। यहाँ पर भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10th-12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सेम लगेगा, नीट यूजी का स्कोर कार्ड लगेगा, फिर आपको ओसीआई कार्ड या फिर पीआईओ कार्ड लगेगा और आपका पासपोर्ट। कैटेगरी 5 में आते हैं फॉरेन नेशनल के जो हो गए, उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट, 10th-12th का मार्कशीट वगैरह लगेगा। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है एनआरआई डॉक्यूमेंट सबमिशन का। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर एनआरआई कोटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने अगर नीट के एग्ज़ाम के टाइम में किया है तो भी आपको अभी काउंसलिंग के टाइम में दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी सब कैटेगरी है 1 to 4 में आप किस सब कैटेगरी में आते हैं उसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है स्क्रूटनी के टाइम में तो फिर आपको वहाँ पर क्वेरी रेज किया जाएगा। फिर आपको करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाएगा जो भी आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो भी कैटेगरी है वो कन्वर्ट ऑनलाइन की जाएगी। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी, आपको ऑफलाइन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर हम इंडेक्स में देखें तो आप जिस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना चाहते हैं आप इंडेक्स के थ्रू हम बता देंगे आपको, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि एनआरआई कैंडिडेट के लिए चैप्टर 3 है। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी के बारे में जानना चाहता है तो चैप्टर 4 के थ्रू देख सकता है। ऑल इंडिया कोटा क्या है उसके लिए आपको चैप्टर 5 देखना पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर 6 के थ्रू देख सकते हैं। एम्स क्या है, जितने भी ऑल एम्स है वो आप चैप्टर 7 में मिलेगा आपको। ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन कोटा के लिए आपको चैप्टर 8 में जाना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी है, डीयू हो गए, जामिया हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी एक्स्ट्रा हो गए वो आप चैप्टर 9 में आपको मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको 10th चैप्टर में मिलेगा। बीएचयू आपको 11th चैप्टर में मिलेगा। एएफएमसी आपको चैप्टर 12th में मिलेगा। जितने भी जिपमर है चैप्टर 13 में है। बीएससी नर्सिंग हो गए जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 14th में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है ये आपको 15th में मिलेगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फी वगैरह जो भी मैंने आपको बताया, अगर इससे डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैप्टर 16 में मिलेगा। FAQs आपको चैप्टर 17 में मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप एनेक्जर देखना चाहते हैं जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप एनेक्जर 1 में देख सकते हैं। गाइडलाइंस आप एनेक्जर 2 में देख सकते हैं। ST/SC सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा होता है वो आपको एनेक्जर 3 में मिलेगा। OBC NCL का जो परफॉर्मा होता है वो आपको एनेक्जर 4 में मिलेगा। AWS सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा अगर आप देखना चाहते हैं एनेक्जर 5 में देख सकते हैं। BHU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एनेक्जर 6 में मिलेगी। नेक्स्ट AMU की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्जर 7 में मिलेगी। एम्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको एनेक्जर 8 में मिलेगी। और लास्टली जिपमर जो भी पुद्दुचेरी और कराईकल में है वो आपको एनेक्जर 9 में मिलेगी। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इंडेक्स के थ्रू उस डायरेक्टली पेज में जा सकते हैं। बाकी अगर अभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कोई एस्पेक्ट हमसे छूट गई है या फिर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज प्लानिंग के लिए भी आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमें कनेक्ट करिए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं।